हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले समझा, परखा और इसके लिए फार्मूला डिराइव किया, जिनका नाम है लॉरेंट और फिट्जगेराल्ड। तो इसे लॉरेंट फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन या लॉरेंट फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो इससे पहले हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे कि प्रॉपर लेंथ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर लेंथ क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल लेंथ होता है, उसका जो एक्चुअल लेंथ होता है, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेज़र करने पे जो सबसे अधिक लेंथ होता है उसका रेस्ट पोजीशन में, उसी को कहा जाता है प्रॉपर लेंथ। जैसे यहाँ पे कोई रॉड रख दें, अगर ये रॉड हो गया, तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है, इसे ही कहा जाएगा प्रॉपर लेंथ। तो ये मान लिया गया L नॉट लेंथ का यहाँ पे रॉड प्लेस कर दिया गया, L नॉट लंबाई का ये रॉड प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया कहीं पे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसे कहेंगे प्रॉपर लेंथ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन में जो भी लेंथ रहेगा, जो भी एक्चुअल लेंथ रहेगा, जो भी ओरिजिनल लेंथ रहेगा, उसी को कहा जाएगा प्रॉपर लेंथ। लिख भी दिए इसे कि द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और ऑब्जर्वर भी रुका हुआ है, तो जो उसका ओरिजिनल लेंथ होगा, एक्चुअल लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का, उसे ही कहा जाएगा प्रॉपर लेंथ। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? तो हम लोग तो दैनिक जीवन में देखते हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं या रुकी हुई है या चल रही हैं, तो उनके लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर बहुत तेज़ वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट्स मूव करें, जो हम लोग देख तो नहीं पाएंगे, केवल समझना है इस बात को कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करे, इतनी वेलोसिटी से कि लगभग 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1/3 मतलब 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 से इसे डिवाइड कर दें तो 1 × 10⁸, मतलब ये होता है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और 10 से उसे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो अगर 10 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई चीज़ चले, वैसे ये पॉसिबल तो है नहीं, तो अगर इतना तेज रफ्तार के साथ कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तो उसके लेंथ में एक आभासी कमी प्रतीत होती है, या रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे ऐसा लगता है कि उसकी लंबाई में थोड़ी सी कमी आ गई है। इसी को कहा जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसी डायरेक्शन में ये कमी होती है। तो इस बात को भी लिख दिए कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी अप्रोचेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के लगभग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, इतनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, तब क्या होगा? रिलेटेड टू एन ऑब्जर्वर इज मेजर्ड कॉन्ट्रैक्टेड। तो जो लेंथ उसका मेजर होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड होगा, पहले से संकुचित होगा, पहले से कम होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होगा, उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ कम प्रतीत होगी। वाइल देयर इज नो चेंज इन अदर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन। तो जिधर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ये था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उसके लेंथ में कमी प्रतीत होगी, इसे ही कहा जाएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और कितना ये कम होगा, कितना ये लेंथ में कमी आएगी, उसी के लिए एक फार्मूला डिराइव किया गया, और उसे हमें डिराइव करना भी है। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज करेंगे, एक फ्रेम रहेगा रेस्ट में, दूसरा रहेगा मोशन में। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अगर समझना है, तो जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे रुका हुआ है, और दूसरा व्यक्ति बहुत हाई स्पीड से किसी भी रॉकेट से गुजरा, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और बहुत हाई स्पीड से इधर से इधर की ओर मूव किया। तो अगर बहुत हाई वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा, लगभग स्पीड ऑफ लाइट
के लगभग तो अगर उतने वेलोसिटी से, बहुत तेज वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसे ये एक्चुअल लंबाई से कम लंबाई का ये रॉकेट या स्पेस से दिखेगा। अगर इसकी लंबाई लगभग 100 फीट है तो जिस हिसाब से इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ये हो जाएगा, मान लिया गया स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये रेस्ट में तो पूरा का पूरा 100 फीट का दिखेगा। अब इसकी वेलोसिटी मान लिया गया 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है तो इसका लेंथ जो है वो कम प्रतीत होगा। इसका अगर वेलोसिटी और बढ़ा दिया जाए, 20% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तो ये इसका लेंथ और कम हो जाएगा। मान लिया गया ये हो गया 80, अगर ये हो गया 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तो ये इसका लेंथ और कम हो जाएगा, 70 फीट हो गया। अगर इसका 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कर दें तो इसका लेंथ और घट जाएगा। अगर 99 के लगभग कर दें तो इसका लेंथ और घट जाएगा। और लगभग अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दें तो ये ऑब्जेक्ट बस इस प्रकार से ही दिखेगा, ये रॉकेट इतना सा ही दिखेगा और हाँ इसे करते हुए यहाँ से गुजर जाएगा। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब जैसे जैसे लाइट की स्पीड के पास पहुँचेगी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कमी आएगी, इसी को कहा जाएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये कितनी कमी आएगी उसका फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन के साथ, उसी को कहेंगे लॉरेंट फिटगरलैंड कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला, जो है L = L0√1-v²/c²। तो इसी को हमें डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया गया है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है रेस्ट में है, जिसे मान लिए S। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस S हो गया जो कि किस में है, रेस्ट में। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S' जो कि मोशन में, पहला स्टेशनरी और दूसरा चल रहा है। तो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चल रहा है। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन O है और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हो गया x एक्सिस, दूसरा हो गया इसके लिए y एक्सिस और तीसरा हो गया इसके लिए z एक्सिस। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए इधर की ओर x', इधर हो गया y' और तीसरा हो गया z'। इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हो गया O'। मान लिया गया कोई रॉड है जिसका प्रॉपर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है LO या L0 कह लें, तो इसके लिए प्रॉपर लेंथ हो गया LO या L0, ये बना लिया गया। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S' से अगर मेज़र की जाए तब इसकी वैल्यू क्या होती है। S' से मेज़र करने पर, मतलब सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूवेबल है उससे अगर देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू देखा जाए तो जब ये रुका हुआ था तो इसके लिए लेंथ कितना था, यहाँ से अगर देखें तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही कंसीडर करें तो केवल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेज़र कर रहे हैं S' से। तो S' से अगर इधर की ओर देखें तो ये फर्स्ट इंड इसका जो है, ये सेकेंड इंड है इसका किनारा। तो फर्स्ट इंड से देखें अगर यहाँ से यहाँ तक तो कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक ये S' फ्रेम में है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x'। अब इसमें दो इंड है, फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड। तो फर्स्ट इंड के लिए लिख दिए x1' और दूसरे वाले इंड के लिए लिख दिए यहाँ से यहाँ तक x2'। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ही लिख रहे हैं, यहाँ है फर्स्ट रॉड का फर्स्ट इंड और यहाँ है सेकेंड इंड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिख दिए x1', और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ही मेज़र कर पाएंगे सेकेंड इंड को, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2'। तो S' फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर इस रॉड का फर्स्ट इंड देखें तो ये x1' की दूरी पर है और सेकेंड इंड जो है वो है x2' डिस्टेंस पे है। तो अगर L0 की वैल्यू चाहिए तो इस टोटल वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कह सकते हैं प्रॉपर लेंथ जो है वो LO या L0 हो जाएगा x2' माइनस x1'। ये हो गया। अब उसके बाद अगर इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी अगर रॉड को
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से देखा जाए, कोई ऑब्जर्वर मान लिया गया ओ पॉइंट पे है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक्स एक्सिस पर ही ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर की ओर, तो अगर यहाँ से देखें इसका फर्स्ट एंड तो यहाँ से मेजर किया जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से मेजर किया जाएगा। और इस फ्रेम इसे हम लोग कुछ देर के लिए निगलेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं कि ये है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर होगा वो होगा एक्स के लिए, तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्स एक्सिस पे जब मेजर करेंगे तो एक्स होगा, वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे तो वाई, और जेड एक्सिस पे मेजर करेंगे तो जेड। तो यहाँ से इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा x1, फर्स्ट इंड के लिए x1, तो सेकेंड इंड के लिए जब यहाँ से मेजर करेंगे तो इसे लिख सकते हैं x2, x2। अब x1 हो गया फर्स्ट इंड और x2 हो गया सेकेंड इंड, और हमें चाहिए ये वैल्यू, हमें चाहिए जब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू चाहिए तो x2 में से, मतलब सेकेंड इंड में से फर्स्ट इंड को घटा दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से देखने पर लेंथ में हो रहा है कुछ ना कुछ वेरिएशन, और उस लेंथ को कहा जाए अगर l, तो l इज इक्वल टू लिखा जा सकता है सेकेंड इंड तक की डिस्टेंस में से फर्स्ट इंड तक की डिस्टेंस को घटा दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसे कह सकते हैं x2 माइनस x1। अब ये आपको लिखना भी होगा, तो लिखने के लिए 2-3 लाइन लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे x2 डैश और x1 डैश में हम लोग अप्लाई करेंगे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सॉल्व करके इस फार्मूले को फाइंड करेंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किस फैक्टर के साथ हो रहा है। तो जो आपको चाहिए था वो लिख दिया गया नोट्स के लिए कि कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश, जिसमें से एस फ्रेम इज एट रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग। तो मूविंग है जो कांस्टेंट v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की ओर पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इसे लिखें तो लिख भी दिए कि s डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटेड टू फ्रेम s, तो s के रेस्पेक्ट में ये v कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की ओर मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। लेट अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l नॉट, तो l नॉट लेंथ का एक रिजिड रॉड ले लिया गया, बी एट रेस्ट इन फ्रेम एस डैश, जो रेस्ट में एस डैश में अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे भी इस प्रकार से रॉड को ले लिया गया एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, ये नोटिफिकेशंस लिखना था इसलिए यहाँ इसे कंसीडर कर लिया गया। तो ये रॉड हो गया, रॉड मान लिया गया यही है इस टाइप से, ये रॉड यहाँ पे रख दिया गया एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस प्रकार से। एल नॉट जो प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ का डेफिनेशन हम लोग समझ ही गए हैं क्या होता है, एक्चुअल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ कोई प्रॉपर लेंथ कहेंगे। एल नॉट इज इक्वल टू हो गया x2 डैश माइनस x1 डैश, इसे मेजर किया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में जो वो मूवेबल है, तो इसमें से देखें तो यहाँ से ही मेजर होगा, और इसमें जो मेजर कर रहे हैं वाई एस डैश में जो मेजर कर रहे हैं वो है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तो इसके लिए हो जाएगा x1 डैश और इस पॉइंट के लिए हो जाएगा x2 डैश। अगर ये वैल्यू चाहिए तो x2 डैश माइनस x1 डैश, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो x2 और यहाँ से फर्स्ट इंड की डिस्टेंस देखें तो x1, तो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 डैश है, तो ये इंड हो गया x2 डैश और फर्स्ट इंड हो गया x1 डैश, ये लेंथ चाहिए तो x2 डैश में से x1 डैश को घटा दिए, तो ये हो गया x2 डैश माइनस x1 डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के लिए। अब लेंथ ऑफ रॉड मेजर्ड फ्रॉम फिक्स्ड फ्रेम S एट सेम टाइम, तो उसी टाइम पे अगर मेजर कर रहे हैं किस फ्रेम से, एस फ्रेम से, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ फ्रेम एस में एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेजरमेंट होगा वो उसे कहेंगे एक्स, वाई वाले के लिए वाई और जेड वाले के लिए जेड, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इधर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंड को लिख दिए x1 से और सेकेंड इंड को लिख दिए यहाँ से x2 से। फिर हमें अगर इसका लेंथ चाहिए यहाँ से तो ये हो जाएगा x2 यहाँ तक माइनस x1, अब जो भी होगा वो इसे लिख लिया जाएगा, तो वो लेंथ मान लिया गया l है, तो l इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1, इसे कह लिया गया इक्वेशन नंबर 2। अब x2 डैश माइनस x1 डैश की हमें वैल्यू चाहिए जो कि हमें मिलेगी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो बाय लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाय लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन
इक्वेशन बाय लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। 4 इक्वेशन है जिसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन की ही ज़रूरत है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? लॉरेंज फर्स्ट इक्वेशन है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही है लॉरेंज फर्स्ट इक्वेशन, यही है। क्या है ये? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर ये x1 के लिए चाहिए तो, या x2 के लिए चाहिए तो, x1 के लिए चाहिए तो x1 लिख देंगे, x2 के लिए चाहिए तो x2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले x1 लिख दें तो ये हो जाएगा x1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1। और टाइम की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ये सेम इंस्टेंट पे है, तो ये हो गया x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे ही x2 के लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम जानते हैं, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो अगर x2 के लिए चाहिए वैल्यू तो ये हो जाएगा x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर वैल्यू रख दें तो लिख दे रहे हैं यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 डैश एंड x1 डैश इन इक्वेशन 1। तो x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 यही है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश, x2 डैश मतलब ये हो गया x2 माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बीच में माइनस माइनस लगा दिए। x1 डैश की वैल्यू, x1 डैश की वैल्यू ये है, ये क्या है? x1 माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये था, बीच में आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, इसे रास्ते में से हटा दिए। ये था L इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसे हटा दिए यहाँ से, जब भी जरूरत पड़ेगी वहाँ से लिख लिया जाएगा। अब अगर देखा जाए दोनों का एलसीएम दोनों का सेम हो गया, इसे यहाँ लिख दिए, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऊपर से देखें ये हो गया x2 माइनस वी टी, यहाँ से माइनस होगा तो माइनस होगा, साइन चेंज हो गया, ये हो गया माइनस x1 और माइनस माइनस प्लस वी टी। यहाँ से देखें तो माइनस वी टी और ये प्लस वी टी ये कैंसिल आउट हो गए, बचा यहाँ से x2 माइनस x1 बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L नॉट इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और x2 माइनस x1 की वैल्यू हमें पता है, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर इसकी वैल्यू रख दिया जाए x2 माइनस x1 तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, नहीं बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2। तो ये था L नॉट इज इक्वल टू क्या था? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 की जगह बाई इक्वेशन 2 क्या लिख दिए? L। ये हो गया L बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और L की वैल्यू हमें चाहिए, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा L नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब जो लेंथ में जो भी वेरिएशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इस टर्म के अकॉर्डिंग होगा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी को कहा जाता है लॉरेंट फिट्जगेराल्ड इक्वेशन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बस यहाँ तक ये प्रूफ था। और इस प्रूफ के बाद अब इसमें 3 केसेस बनते हैं कि वेलोसिटी के हिसाब से इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इसे इरेज कर दे रहे हैं। अगर केस 1 देखा जाए, केस फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का हो गया L इज इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। केस 1 की बात करते हैं। केस 1, केस 1 कब होगा? जब जो ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला,
अगर बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं, डेली लाइफ में जो देखते हैं कि v की वैल्यू बहुत कम होती है, v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। तो v की वैल्यू अगर c से बहुत कम है तो क्या होगा, v बाई सी इज नेग्लिजिबल और टेंड्स टू ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के लगभग बराबर हो जाएगी। तो अगर ज़ीरो के बराबर हो जाएगी तो v बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर मतलब ज़ीरो, एक में से ज़ीरो घटाएं तो एक बचेगा, अंडर रूट वन मतलब वन, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा l नॉट। और इसी तर्ज पे हमें जो रोज चीज़ें दिखाई देती हैं, जो उनकी एक्चुअल लंबाई होती है, उसी लंबाई की वस्तुएं हम देख पाते हैं। जैसे ये कोई कार है, ये अगर इसका लेंथ है 15 फीट मान लिया जाए, अगर इसका लेंथ 15 फीट है तो डेली लाइफ में भी हमें यही लेंथ दिखाई देता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, केस 2। जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो लगभग लगभग बराबर है c के, नियरली इक्वल टू c। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर देखें तो v बाई सी की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बहुत कम वैल्यू है तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कुछ ना कुछ वैल्यू अगर ये है तो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसका स्क्वायर करें तो पॉइंट में ही ये वैल्यू है, उसका स्क्वायर करने के बाद इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ बचेगा ही, उसका अंडर रूट फाइंड करें तो पॉइंट में कुछ आएगा। अब पॉइंट में अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा, मान लिया गया 0.5 आ गया, मान लिया गया इसकी वैल्यू आ गई 0.5, तो 0.5 में अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लिया गया यही था 15 फीट है, तो 15 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एल नॉट की वैल्यू हो गई 15, 15 का अगर 0.5 में मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा 7.5, मतलब क्या हुआ, लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की घट गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एल इज लेस देन एल नॉट, जो ओरिजिनल लेंथ है उससे ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो घटी हुई प्रतीत होगी। अब तीसरा बात करते हैं केस 3, v इज इक्वल टू सी। तो v इज इक्वल टू सी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर लाइट स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के वेग के बराबर है तब क्या होगा, तो v बाई सी की बात करें, अगर v बाई सी की वैल्यू बराबर है तो v बाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, ये होगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 मतलब 0, और अंडर रूट 0 मतलब 0, l इज इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर पाए, तो ये केस तो नहीं है था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट मतलब उसके स्पीड ऑफ लाइट के लगभग लगभग उसके आसपास पहुंचता है तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा वो बहुत ही घटा हुआ प्रतीत होगा, जो कि हम लोग सेकेंड केस में पढ़े कि अगर लगभग लगभग प्रकाश के बराबर है तो क्या होगा, जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा, कुछ कम दिखाई देगा। तो जो ये कार है वो कार इतनी बड़ी ना दिखाई दे के इससे कम लेंथ की कार दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, उसके लेंथ में कमी आएगी, वो स्पीड उसके वेलोसिटी उसके कितने वेलोसिटी से वो आगे की ओर मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जिस भी लेंथ का ये ऑब्जेक्ट है उसी लेंथ का दिखाई देगा, जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से वो मूव करेगा लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास वो पहुंचने वाला होगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ कम हो जाएगा। इसी फिनोमिना को कहा जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे दोस्तों, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आगे का आने वाला पूरा वीडियो देखिए, तभी फायदा हो पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।